Hello everyone, welcome class 12 to today's video lecture. Class today we will proceed with the next chapter which is measurement of national income and काफी बच्चे इस चैप्टर से घबराते हैं, भागते हैं. ऐसा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, इतना कुछ स्कैरी नहीं है इस चैप्टर में. बट क्लास आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है व्हाट आई एम सेइंग. समझो चीजों को. देखो ये चैप्टर ऐसा है, इसे आप बुक से खुद पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो यू विल गेट कंफ्यूज क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा है. तो आपको एज सच बहुत ज्यादा मतलब घबराना नहीं है चैप्टर से. बहुत इजी वे में हम चैप्टर को प्रेजेंट करने वाले हैं, आपको इजी वे में समझना है. कुछ ट्रिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो समझ ली. सारी कैलकुलेशन नेशनल इनकम की आप आराम से कर सकते हो. सबसे पहले ये समझते हैं क्लास की नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 तरीके हैं. वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड, नेक्स्ट इनकम मेथड, नेक्स्ट एक्सपेंडिचर मेथड. एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड. नाउ क्लास सी, सबसे पहले इस मेथड का कॉन्सेप्ट समझो. इस मेथड के नेम और कॉन्सेप्ट को समझ गए तो कैलकुलेशन काफी हद तक आपको समझ आ जाएगी. वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है क्लास? वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि जब एक प्रोड्यूसर के पास रॉ मटेरियल आता है तो वो उस रॉ मटेरियल में कुछ वैल्यू ऐड करके एक फाइनल प्रोडक्ट बना के हमें देता है. ठीक है भाई, रॉ मटेरियल आया तो उसने रॉ मटेरियल हमें नहीं दिया, उसने उस रॉ मटेरियल में कुछ वैल्यू एडिशन करी, कुछ मॉडिफिकेशन करी एंड फिर वो फाइनल प्रोडक्ट हमें दिया. मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल समझाती हूँ क्लास. सपोज करो फ्लोर आटा ₹600 का ये आटा लिया एक प्रोड्यूसर ने, ठीक है, एक बेकर ने जो ब्रेड बनाता है, एंड उसने इसको कन्वर्ट करा एक ब्रेड में ₹1000. यहाँ पे अमाउंट पे इतना फोकस मत करो, कॉन्सेप्ट को समझना है. तो क्लास फ्लोर जो था वो क्या था? रॉ मटेरियल, या हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट गुड. हमने इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स के बारे में काफी अच्छे से लेंथी लेक्चर लास्ट क्लास में अटेंड कर लिया है. एंड जो ब्रेड है वो क्या है? हमारा फाइनल आउटपुट. ठीक है. अब क्लास उस बेकर ने, उस प्रोड्यूसर ने, उस मैन्युफैक्चरर ने ₹600 का इंटरमीडिएट गुड लिया जिसकी वैल्यू थी ₹600 एंड उसको कन्वर्ट किया एक आउटपुट में, ब्रेड में, जिसकी वैल्यू थी 1000. तो ये है वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन. अब मुझे ये जानना है कि उस मैन्युफैक्चरर ने इस फ्लोर में, इस आटे में वैल्यू कितनी ऐड करी, मतलब अपनी तरफ से. भाई ₹600 का तो आटा ही था एंड उसने ₹1000 की ब्रेड बनाई, तो उसने एज सच वैल्यू कितनी ऐड करी. तो क्लास उसने वैल्यू अपनी तरफ से कितनी ऐड करी, कितनी तरफ उसने वैल्यू एडिशन करी, वो उसने करी है ₹400. क्या आप देख सकते हो? ₹600 का फ्लोर था, ₹600 का, एंड ₹1000 की ब्रेड उसने आउटपुट बनाया, तो उसने वैल्यू एडिशन कितनी करी? 400, यानी ₹400. तो यहां से हमें एक फॉर्मूला डिराइव होता है वैल्यू एडेड का. वो फॉर्मूला क्या होता है क्लास? वैल्यू एडेड का वैल्यू ऑफ आउटपुट. ठीक है, यानी जो आउटपुट है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी वैल्यू ऐड हुई. जैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ पे कितनी है? 1000 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो वैल्यू कितनी ऐड हुई? 400. तो ये है क्लास वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट. ठीक है, वैल्यू एडेड आपको समझ आ गया तो वैल्यू एडेड मेथड समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. अब क्लास में आपको यहाँ मैथमेटिकली सारे जो फॉर्मुलेज हैं जो यूज हो सकते हैं क्वेश्चंस में, वो मैं पहले आपको सारे समझाने वाली हूँ. इज दैट क्लियर? यस क्लास, अब मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगी धीरे धीरे करके. आपको बस अपनी पूरी की पूरी अटेंशन, इवन ट्राई इफ यू कैन पे मोर देन 100% अटेंशन, तो पे है. सो क्लास वैल्यू एडेड मेथड का जो मेन फॉर्मूला है वैल्यू एडेड का, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं. वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. आप क्लास ध्यान से देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का भी फॉर्मूला. ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट भी दे दिया जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दे दिया जाएगा और माइनस करने के आपको मार्क्स मिलेंगे. ऐसा नहीं होगा, यही तो ट्रिक है. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है क्लास, उसका फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स. आपने कितना सामान बेचा वही आपका आउटपुट था, लेकिन तब व्हेन एंटायर आउटपुट इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, आपने जितना सामान बनाया और सारे का सारा ही बेच दिया, तो वही तो आपका आउटपुट था. तो क्लास अगर आपने सारा का सारा बनाया हुआ सामान आपका बिक गया तो वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके इक्वल होती है? सेल्स. इफ योर एंटायर आउटपुट इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर. अदरवाइज आपने जो सामान बनाया वो सारा का सारा सेल नहीं हुआ, उसमें से कुछ अनसोल्ड रह गया, तो क्लास देन वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होगा?
सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। कब? व्हेन सम आउटपुट रिमेन्स अनसोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है क्लास? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब एक छोटी सी चीज मैं और बता दूं, अगर बोर्ड बहुत ज्यादा ट्विस्ट करना चाहेगा क्वेश्चन को तो मैं ये बता दूं क्लास, ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट में हमने लिखा है सेल्स, कई बार बहुत रेयर चांस है, मैं ये नहीं कह रही ऐसा होगा, बट बहुत रेयर चांस है, 1% चांस है कि आपको सेल्स भी क्वेश्चन में ना गिवन हो। तो क्लास इसलिए आप स्टार बना के एक और फॉर्मूला लिख सकते हो सेल्स का। सेल्स का फॉर्मूला है प्राइस इनटू क्वांटिटी। सपोज आपने 10 यूनिट्स बेचे और एक यूनिट का प्राइस 5 रुपीज है, तो यानी सेल्स टोटल कितने अमाउंट की हो गई? 50। ये बहुत रेयर चांस है कि आपको सेल्स भी क्वेश्चन में नहीं गिवन होगी, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए क्लास कि अगर आपने 10 यूनिट्स बेची है मार्कर की और एक मार्कर 5 रुपए का, तो आपने टोटल कितनी वैल्यू की सेल्स करी है? 50 रुपीज। 10 इंटू 5। तो ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज लिखा रही हूँ कि हमें 1% चांस भी नहीं छोड़ना कि हमारे मार्क्स एग्जाम में डिडक्ट हो। तो क्लास आप ध्यान से सुनो, ये तो थे सिर्फ फॉर्मूलास, ठीक है? वैल्यू एडेड का फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला, ये सब हमने लिख लिया। अब मैं आपको वो चीजें बताने वाली हूँ जहां पे आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। अब सुनो बात ध्यान से क्लास, सपोज आपको क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन में आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दिए, ध्यान से सुनना, और इंपोर्ट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दी हुई है और इंपोर्ट्स भी दिए हुए हैं। तो क्लास इस चीज का ध्यान रखना कि इंपोर्ट्स जो होते हैं वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में इंक्लूडेड होते हैं। आपको अलग से इंपोर्ट्स को रॉ मटेरियल मान के माइनस नहीं करना है। जो इंपोर्ट है वो आपके इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर इंक्लूडेड है। इज दैट क्लियर? जो भी बच्चे संदीप कर फॉलो करते हैं उसके अंदर ये चीज अच्छे से एक्सप्लेन करी है और उसके बाद नीचे कुछ कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं प्रैक्टिस के, तो सभी बच्चे उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करें। अच्छा, ऐसे ही बात है क्लास के, आपको एक्सपोर्ट भी गिवन है और सेल्स भी गिवन है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जो सामान आप फॉरेन कंट्रीज को सेल करते हो, तो अगर आपको क्वेश्चन में सेल्स भी गिवन है और एक्सपोर्ट भी गिवन है तो आपको एक्सपोर्ट को अलग से वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऐड नहीं करना है। सेल्स में एक्सपोर्ट्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड। समझ लो बात? सेल का मतलब भी बेचना है, एक्सपोर्ट का मतलब भी बेचना है, तो सेल्स के अंदर एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीजें सीबीएसई आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में जरूर दे। एंड क्लास अभी हम कुछ क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे वैल्यू एडेड मेथड के, जब भी हम इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें मैं आपको वहां जरूर समझाऊंगी जो मैं अभी बता रही हूँ, क्योंकि अभी हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं। तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको ये सब चीजें समझ बहुत अच्छे से आएंगी। तो अगर आपको इंपोर्ट भी दिया है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दिया है, तो आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही लोगे क्योंकि इसमें इंपोर्ट इंक्लूडेड है। सिमिलरली अगर आपको एक्सपोर्ट दिया और सेल्स दिया है तो आप सेल्स को ही फॉर्मूले में यूज करो क्योंकि एक्सपोर्ट सेल्स में इंक्लूडेड है। तो क्लास जो भी स्टूडेंट में फिर कह रही हूँ संदीप कर फॉलो कर रहे हैं, उन्हें इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के नीचे कुछ छोटे छोटे 1-1 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स दिए हैं, वो बच्चे उनको प्रैक्टिस जरूर करें। एंड अगर किसी को कोई भी डाउट है तो क्लास वो आप मेरे से जरूर क्लियर करें कि अगर आपको कोई भी इसमें छोटा सा भी डाउट है, ठीक है क्लास? इज दैट क्लियर? अब क्लास ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन यहां मैं डिस्कस कर लूं। सपोज करो क्लास आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ₹2000 और आपको दिया हुआ है इंपोर्ट्स ₹500। तो क्लास जब आप यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, फॉर्मूले के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालोगे तो आपको उसमें इंपोर्ट अलग से ऐड नहीं करने हैं। वाई? क्योंकि जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है इसके अंदर इंपोर्ट्स इंक्लूडेड है। परचेज ऑफ जो रॉ मटेरियल है ये क्या है एक्चुअली, ठीक है? ये क्या है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इसके अंदर आपके जो इंपोर्ट्स हैं वो ऑलरेडी इंक्लूडेड, आपको अलग से माइनस नहीं करने। यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जगह सिर्फ क्या आएगा? 2000। ठीक है क्लास? ये बहुत माइन्यूट डिटेल्स हैं जो आप मिस कर सकते हो, इससे आपके एग्जाम्स में मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, जब हम वैल्यू एडेड मेथड के न्यूमेरिकल्स करेंगे, एंड भाई नेशनल इनकम क्या कहती है, हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, क्लास में कहा जाता है कि आप वैल्यू एडेड निकालो। ठीक है, जितने भी आपको दिए प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, जो कुछ भी दिया है आप सबकी वैल्यू एडेड निकाल लो, और वो वैल्यू एडेड ही आपकी क्या होती है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में आपको हेल्प करती है। समझते जाना ध्यान से इन चीजों को, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
तो क्लास वैल्यू एडेड आपने निकाल ली, ठीक है। मैं आपको नेशनल इनकम का तरीका बताती हूँ, ठीक है। वैल्यू एडेड या ग्रॉस वैल्यू एडेड एक ही बात है, और ये जो भी वैल्यू एडेड होती है क्लास, ये एमपी यानी मार्केट प्राइस पे होती है, ठीक है। तो नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम थ्रू वैल्यू एडेड मेथड। ध्यान से समझते जाना क्लास। वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, पहले ये समझो। नेशनल इनकम को डिनोट करा जाता है एनएनपीएफसी। जब तक ये पता नहीं होगा तब तक नेशनल इनकम कैसे निकालोगे। नेशनल इनकम को डिनोट करा जाता है एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी का मतलब क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब सुनो, स्टेप 1, सबसे पहले तो हम क्लास ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल लेंगे टोटल सभी सेक्टर्स की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाएगी हमारे पास, यानी वैल्यू एडेड हम निकाल लेंगे सिंपल से। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करके हम ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल लेंगे। ग्रॉस वैल्यू एडेड को जीडीपीएमपी भी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये चीज समझ आ गई। सबसे पहला स्टेप हमने क्या करा, हमने वैल्यू एडेड निकाली, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जिसे हमने बोला जीवीएमपी या जीडीपीएमपी। अब क्लास यहां से सुनना ट्रिक, क्योंकि जो लास्ट क्लास थी ना वो यहीं पे इंपॉर्टेंट थी। अब जीडीपीएमपी से हमें एनएनपीएफसी में जाना है। यहाँ पे आपकी लास्ट क्लास आपको बहुत काम आएगी जो हमने अटेंड करी है। आप क्लास लेके सुनो, मैं आपको इजी करने के लिए यहाँ कुछ ट्रिक्स बना रही हूँ, ध्यान से सुनना। अगर हमें ग्रॉस से नेट पे जाना हो, मैं रिवाइज करा रही हूँ, लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, ग्रॉस से नेट पे जाना हो तो हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, और नेट से ग्रॉस पे जाना हो तो हम डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, नेक्स्ट मार्कर से नेक्स्ट थिंग, अगर हमें एमपी से एफसी में जाना हो तो याद करो हमने लास्ट क्लास में क्या करा था, हम एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं, और अगर एफसी से एमपी में आना हो तो हम एनआईटी को प्लस करते हैं। इन्हें नोट कर लेना, ये ट्रिक बहुत काम आने वाली है आपको नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, ठीक है। थर्ड, अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल इनकम पे जाना हो तो हम प्लस करते हैं एनएफआईए, एंड अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक पे आना हो तो हम माइनस करते हैं एनएफआईए। ये ऑल हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके, लास्ट लेक्चर में अच्छे से, फिर भी ये ट्रिक अपने दिमाग में रखने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो क्लास, आपके पास जीडीपीएमपी आ गया। अब जीडीपीएमपी से मुझे एनएनपीएफसी पे जाना है नेशनल इनकम निकालने के लिए। अब देखो क्लास, ग्रॉस से पहले ऐसे समझो, जी से एन पे, ग्रॉस से नेट पे जाना है, एक एक अल्फाबेट से जाएंगे। ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस। तो हम नेक्स्ट स्टेप में जीडीपीएमपी में से डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, माइनस। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, ध्यान से देखो सेकंड लेटर, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम एनएफआईए ऐड करते हैं, तो हम एनएफआईए इसमें क्या कर देंगे, ऐड। आगे प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही है, पीपी उसका कोई मतलब नहीं है। एमपी से एफसी में जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस एनआईटी। तो क्लास जो भी आपने वैल्यू एडेड निकाली है, क्वेश्चन जो भी वैल्यू एडेड आपने निकाली है वो तो आ गई हमारी जीवीएमपी या जीडीपीएमपी। आप ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करी, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए एनएफआईए प्लस किया, एमपी से एफसी में जाने के लिए एनआईटी माइनस किया, एंड हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी नेशनल इनकम एनएनपीएफसी। बस और कुछ नहीं है वैल्यू एडेड मेथड, ये आपका वैल्यू एडेड मेथड। अब क्लास में चाहूं तो मैं आज भी न्यूमेरिकल्स इंट्रोड्यूस करा सकती हूँ, बट मैं आज इसलिए न्यूमेरिकल्स इंट्रोड्यूस नहीं करा रही क्योंकि अभी इसके बाद और भी चीजें हैं थ्योरी में
जो हमें इस मेथड की समझनी है। अगर मैं आज डायरेक्टली आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट करा दूंगी तो फिर न्यूमेरिकल्स जो है वो बहुत सारे कवर नहीं हो पाएंगे। तो न्यूमेरिकल्स के लिए हम एक सेपरेट लेक्चर रखेंगे जब हम सेपरेट सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर क्लास? तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल 2 स्टेप्स थे। आपने जीडीपी-एमपी निकाला फॉर्मूले से, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन जीडीपी-एमपी, उसके बाद हमने जीडीपी-एमपी को एनएनपी-एफसी में कन्वर्ट कर दिया। इज दैट क्लियर? Yes class, now let's discuss some of the precautions which should be kept in mind while following the value added method. Number 1, intermediate goods are never included in national income. ये तो अभी हमने करा है कि जब भी हम अपनी कंट्री की नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें से जो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स को वैसे ही माइनस कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ वही फर्स्ट प्रिकॉशन है, इंटरमीडिएट गुड्स आर नेवर इंक्लूडेड, आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड कर लेते हैं तो एक प्रॉब्लम अराइज होती है, द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये एक अलग से सेपरेट टॉपिक है एंड मैं आपको ये टॉपिक भी डिटेल में कराऊंगी दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अलोंग विद अ फेमस एग्जांपल। तो फर्स्ट ये कि इंटरमीडिएट गुड्स को कभी इंक्लूड नहीं करना। नेक्स्ट, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। सेकंड हैंड गुड्स की कितनी भी सेल परचेज हो हमें इंक्लूड नहीं करनी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो गुड फर्स्ट टाइम मार्केट में बना होगा और सेल हुआ होगा तो ऑलरेडी वो नेशनल इनकम में इंक्लूड हुआ होगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग कि भाई जब ये मार्कर फर्स्ट टाइम बन के सेल हुआ होगा तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड हुआ होगा। अब ये उसके बाद सेकंड हैंड गुड बन के इधर से उधर जा रहा है या थर्ड हैंड इधर से उधर खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, डजंट मैटर। तो सेकंड हैंड गुड्स की सेल कभी भी इंक्लूड नहीं होती क्योंकि जब वो गुड फर्स्ट हैंड होंगे, न्यू होंगे, तब वो ऑलरेडी नेशनल इनकम में इंक्लूड हो चुके होंगे। बट यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है क्लास, लेकिन सेकंड हैंड गुड्स की सेल या परचेज करते टाइम अगर कोई कमीशन, कोई ब्रोकरेज दी गई है सेलर को या जो भी एजेंट है तो उसे इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कोई भी कमीशन या ब्रोकरेज अगर सेकंड हैंड गुड्स की सेल परचेज के टाइम दिया जा रहा है या लिया जा रहा है तो उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। लेकिन हाँ, सेकंड हैंड गुड्स के सेल परचेज को इंक्लूड नहीं करेंगे, बट कमीशन एंड ब्रोकरेज ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड विल बी रिकॉर्डेड। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सपोज क्लास कोई हाउसवाइफ घर के लिए खाना बना रही है या कोई मदर अपने बच्चे को पढ़ा रही है, तो ये सेल्फ कंजम्पशन की सर्विसेज है। फॉर एग्जांपल कोई टीचर भी है एंड वो टीचर अगर अपने ही बच्चे को पढ़ा रही है तो हम उस सर्विस को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि उन सर्विसेज की मार्केट वैल्यू नहीं आप पता कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर है और डॉक्टर अपने ही बच्चे की ट्रीटमेंट कर रहा है तो उसकी मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो भी सर्विसेज सेल्फ कंजम्पशन के लिए होती है, अपने घर के पर्सनल यूज के लिए हो रही हैं, उन सर्विसेज को हम इंक्लूड नहीं करते। बट सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो गुड्स हैं उन्हें हम इंक्लूड करते हैं क्योंकि उन गुड्स की प्रोडक्शन हुई है, उनकी मार्केट वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसलिए क्लास इन 2 पॉइंट्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है तो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। बट अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनका प्रोडक्शन हुआ है, उनकी मार्केट वैल्यू असरटेन हो सकती है, कैलकुलेट हो सकती है, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस। क्लास एक्चुअल में क्या होता है, जब हमारा अपना घर होता है, हम उस घर में रह रहे होते हैं तो हम उसका रेंट किसी को पे नहीं करते, ठीक है भाई, क्योंकि वो हमारी अपनी प्रॉपर्टी, ओनर ऑक्यूपाइड हाउस है, हम अपने ही खरीदे हुए घर में रह रहे हैं तो हम किसी को कोई रेंट पे नहीं करते हैं। बट इकोनॉमिक्स में, नेशनल इनकम में हम उस रेंट की मार्केट वैल्यू देखते हैं। मतलब अभी तो हमारा घर है, हम उसमें रह रहे हैं, हम उसमें कोई रेंट पे नहीं कर रहे, बट हम देखते हैं कि अगर सिमिलर, इस टाइप के सिमिलर घर में अगर हम रेंट पे रह रहे होते तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या है रेंट की, तो उस रेंट को बोलते हैं इम्प्यूटेड रेंट। इम्प्यूटेड मीन्स आप उसे किसी को दे नहीं रहे हो, फिजिकली आप किसी को मनी या कैश पे नहीं कर रहे हो, बट वो रेंट कैलकुलेट होता है एंड वो किस में कैलकुलेट एंड वो किस में इंक्लूड किया जाता है, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। इज दैट क्लियर क्लास? चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स विल बी इंक्लूडेड। ये तो हमने अभी डिस्कस किया था कि फॉर्मूला में भी था कि जो चेंज है स्टॉक में, यदि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक,
उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। क्लास में 5th पॉइंट को दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थ्योरी में, एमसीक्यू में, फिलिप्स में, ट्रू फॉल्स में आ सकता है कि जो ओनर के अपने घर हैं, अपने ऑक्यूपाइड हाउसेज हैं, हम उसमें रेंट पे नहीं करते, लेकिन हम एक सिमिलर हाउसिंग की, अगर हम सपोज करो हम 3 रूम्स के घर में रह रहे हैं, तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि भाई 3 रूम के घर का मार्केट वैल्यू कितनी है रेंट की, तो उसे बोलते हैं इम्प्यूटेड रेंट, एंड इम्प्यूटेड रेंट इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सो क्लास ये कुछ प्रिकॉशंस है वैल्यू एडेड मेथड की, ठीक है। तो विद दिस हमने वैल्यू एडेड मेथड का कॉन्सेप्ट समझा है, उसके फॉर्मूले समझे हैं, माइन्यूट पॉइंट्स डिटेल्स जो वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड थी, आई हैव एक्सप्लेन दैट टू यू, एंड देन हमने प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड समझी है। इसके बाद क्लास एक टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, विच आई विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। एंड अगर किसी को इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।